नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पर स्वागत है। तो हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू की है, उसमें आप लोगों का बहुत प्यार और सपोर्ट मिला। कल हमने कंप्यूटर की पहली क्लास अपलोड की थी, जिसमें लगभग हमने 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चनों की चर्चा की थी। आज की क्लास में हम उसी के आगे बढ़ते हैं। तो कल की क्लास जब हम लोगों ने ख़त्म की थी, तो वो हमने ख़त्म की थी, कुछ क्वेश्चंस आए थे हमारे कंप्यूटर की पीढ़ियों से जुड़े हुए। तो हमने बोला था कि यहीं से कल की क्लास शुरू करेंगे, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में छोटा सा डिस्कशन करेंगे। देखेंगे कि इससे किस किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। उन फैक्ट्स को कवर करते हुए हम आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो बढ़िया बेहतरीन तरीके से पूरा वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जो कि यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो साथी हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं और हमको जानते ही हैं, हमारा परिचय जानते ही हैं, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कल की क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चन छोड़ा था। जैसे आज भी हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी। तो पहले हम पूरी पीढ़ियों के बारे में चलिए पढ़ लेते हैं, छोटी सी कुछ चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। आप भी अपनी कॉपी में एक चार्ट बना लीजिए। वैसे ये पीपीटी हम शेयर कर देंगे, कल की क्लास की पीपीटी नहीं शेयर किए हुए हैं। और आज की क्लास और कल की क्लास दोनों की हम एक साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पीढ़ियों का नाम लिख रहे हैं, इसे ऊपर लिख दीजिए, पीढ़ी, पीढ़ियाँ। ये हो गई आपकी प्रथम पीढ़ी, ठीक है। सबके बारे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखेंगे। प्रथम पीढ़ी लिखिए, फिर ऐसे द्वितीय लिखिए, फिर ऐसे तृतीय लिखिए, फिर ऐसे चतुर्थ लिखिए यानी कि फोर्थ, फिर आपकी फिफ्थ हो गई, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपकी पीढ़ियाँ हो गई। अब आप पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सन से पूछा जाता है कि इन पीढ़ियों मतलब कब से कब तक कौन सी पीढ़ी का समय था। तो टाइम पीरियड लिख लीजिए, समय। अब देखिए, जो आपकी पहली पीढ़ी थी उसका जो टाइम पीरियड है वो 1942 से 1955 तक का माना जाता है, ठीक है। दूसरी पीढ़ी 1955 या 56, कहीं कहीं 55 कहीं कहीं 56 लिखा होता है, तो 56 से 65 मान लीजिए, मान नहीं लीजिए, ऐसा ही है। फिर अगली पीढ़ी आप 1965 है ना, तो 1966 से 75, और कहीं कहीं इसके लिए 65 से 1965 से 71 भी लिखा रहता है, ठीक है, तीसरी के लिए। और चौथी पीढ़ी जो आपकी है वो है आपकी 1976 से 1989 के बीच में। और अगली जो वर्तमान में जो पीढ़ी चल रही है वो पाँचवीं पीढ़ी है, 1990 से इसके लिए वर्तमान तक में ये पीढ़ी चल रही है। ये हो गया समय, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या याद करना है, अगला प्रश्न, अगली चीज़ें पीढ़ियों से पूछता है कि इसकी जो तकनीकी थी, मतलब मुख्य तकनीकी क्या थी। हर पीढ़ी की कुछ ना कुछ मुख्य तकनीक थी, ठीक है। तो उससे भी क्वेश्चन पूछता है कि मुख्य तकनीक क्या थी। तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे वो निर्वात ट्यूब, इसकी मुख्य तकनीक क्या थी, निर्वात ट्यूब, यानी कि वैक्यूम ट्यूब पर आधारित टेक्नोलॉजी पर ये चलते थे, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स हुए, इसमें जो मेन टेक्नोलॉजी थी वो थी ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर आ गए थे और ट्रांजिस्टर से ये चलते थे, ट्रांजिस्टर पर आधारित। तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप आ गए, जिसको कि इंटीग्रेटेड चिप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटेड चिप। आईसीजी ने बोला होता है, आई फॉर इंटीग्रेटेड, सी फॉर चिप्स। तो आई इंटीग्रेटेड चिप्स आपकी किस पीढ़ी में आई, तो तीसरी पीढ़ी में आपकी इंटीग्रेटेड चिप्स आ गई। चतुर्थ पीढ़ी में आपके माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। और पांचवी पीढ़ी में आपके, अच्छा, ये जो चतुर्थ पीढ़ी के माइक्रो प्रोसेसर थे इनको बोला जाता है VLSE, मतलब कि वी फॉर वेरी, एल फॉर हो गया आपका लार्ज, एस फॉर हो गया स्केल, और ई फॉर हो गया, VLSE नहीं VLSI बोला जाता है। आई फॉर हो गया आपका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, यानी कि VERY आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI। इन प्रोसेसर्स को क्या बोला जाता था, VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद जो पांचवी पीढ़ी में आपके प्रोसेसर्स आए उनको बोला जाता है, इनकी मुख्य तकनीकी क्या थी, इनकी पहली मुख्य तकनीकी तो AI, याद रखना। ये वर्तमान में जो सबसे क्रांतिकारी तकनीकी वो क्या है, वो AI की ही है। तो इस पीढ़ी में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। उसके साथ साथ इस पीढ़ी के जो प्रोसेसर्स थे उनको ULSI बोला जाता है। ULSI मतलब यू फॉर अल्ट्रा, जैसे यहाँ पे वेरी लार्ज है, अब ये अल्ट्रा लार्ज स्केल के प्रोसेसर हो गए, अल्ट्रा लार्ज। उसके बाद सेम चीज़ें है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है।
ये मुख्य तकनीक हो गई, इसको आपको याद रखना है कि पहली पीढ़ी निर्वात ट्यूब, दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी इंटीग्रेटेड चिप्स यानी कि आईसी, चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर यानी कि आए जिनको वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोला गया, और पांचवी पीढ़ी में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और एआई मुख्य तकनीकी थी। इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आपको उतनी चीज़ें पढ़नी है जितनी आपको याद होनी चाहिए जहाँ से क्वेश्चन आए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखते हैं, अब इसके बाद देखेंगे कि इसमें भाषा से क्वेश्चन आता है कि मतलब किस टाइम में कौन सी भाषा यूज होती थी। ठीक है, किस पीढ़ी में कौन सी भाषा यूज होती थी। तो फिर से हम वही चार्ट बनाएंगे, आप लोग चार्ट साथ में बनाते चलिएगा। ठीक है, कॉपी में हम स्लाइड दे देंगे, वहाँ से और अच्छा आप नोट्स बना लीजिएगा पीडीएफ फॉर्म में, पहली, दूसरी, तीसरी। अब यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें के देखेंगे इन्हीं पीढ़ियों के बारे में। ये पीढ़ियों का नाम है, ठीक है, जो 1 2 3 4 मतलब एक मतलब पहली पीढ़ी। अब भाषा देखेंगे कौन सी लैंग्वेज किस समय यूज हुई थी, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। चलिए, तो जो पहली पीढ़ी थी इस समय आपको याद रखना है जो भाषाएं थी, एक थी आपकी ENIAC, ENIAC। ठीक है, ऐसे रट लेना है इन चीज़ों को। इन चीज जैसे कंप्यूटर में बहुत चीज़ें हैं, आप उसको उसमें क्या ही समझोगे, समझने के चक्कर में टाइम बर्बाद होगा। अभी हम बताएंगे आपको याद करने का इसका तरीका भी। ENIAC हो गया, IDVAC हो गया, और आपका एक और है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, बट आपको याद रखना है। देखो, इसके याद रखने की ट्रिक क्या है, इसके यहाँ इस समय जितनी भी भाषाएं थी, जिस भाषाओं पे कंप्यूटर चलते थे, उनके सब के लास्ट में आपको AC देखने को मिलेगा नॉर्मली। तो जब भी आपको कोई पूछे कि ये भाषा किस मतलब पीढ़ी से संबंधित थी या फिर इस पीढ़ी की क्या भाषा थी, तो उसमें अगर आपको लास्ट में AC वाला कोई वर्ड देखने को मिलता है तो वही उसका होगा आंसर। ठीक है, उसके बाद दूसरी पीढ़ी में आपका फोर्टान आता है। फोर्टान के बारे में कल हम पढ़े थे। ठीक है, बताइए आप फोर्टान के बारे में कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने क्या डिस्कस किया था, किसी को कुछ याद आ रहा है? चलिए हम ही याद दिला देते हैं। तो फोर्टान क्या था, फोर्टान का फुल फॉर्म था फार्मूला ट्रांसलेशन। फार्मूला ट्रांसलेशन लिख दे कहीं पे, चलिए लिखे थे, बस ऐसे बोल दे रहे हैं। और इसको खोजा किसने था, मतलब इस लैंग्वेज का डेवलप किसने किया था, तो 1957 में जॉन बैकस ने डेवलप किया था। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो है पहली जो है उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा फोर्टान को ही माना जाता है पहली। चलिए, फोर्टान के अलावा क्या थी, कोबॉल थी। ठीक है, इससे याद रखना है कि अब ये जो भाषाएं हैं ये असेंबली लैंग्वेजेस थी। तो अगर आपसे कहीं क्वेश्चन आए कि असेंबली लैंग्वेजेस का इस्तेमाल, असेंबली भाषा का इस्तेमाल कब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ, तो असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल आपके इसी पीढ़ी से शुरू होता है। ठीक है, इस्तेमाल। और इस पीढ़ी में एक विशेषता आपको और याद रखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब यही इसी पीढ़ियों को हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जगह नहीं थी तो नीचे आपको फिर से बता रहे हैं। ठीक है, और इनकी विशेषता क्या थी कि इस समय ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए थे। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आज इस समय कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो विंडोज़ ज़्यादातर हम यूज करते हैं। विंडोज़ में विंडोज़ 11 चल रहा है। तो जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो इसी समय से मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आना शुरू हो गए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पहली बार किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में आए, तो पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम जो वर्तमान स्वरूप है ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार इंट्रोड्यूस हुए सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर्स में। ठीक है, आगे कुछ और, तो अभी इतनी चीज़ें याद रखनी है बस पहली दूसरी पीढ़ी के बारे में। और पहली दूसरी पीढ़ी के बारे में एक क्वेश्चन और पूछता है, उसको इधर लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, कलर चेंज करके। ये सारी चीज़ें आपको पहली बात तो याद रखनी है। पूछता है कि पहली पीढ़ी में मेमोरी डिवाइस क्या थी, मेमोरी डिवाइस, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, मेमोरी डिवाइस, मेमोरी डिवाइस पूछेगा। ठीक है, तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे इसमें मेमोरी डिवाइस था आपका मैग्नेटिक ड्रम, जिसको बोला जाता है चुंबकीय ड्रम। मेमोरी डिवाइस के रूप में किसका यूज होता था, चुंबकीय ड्रम्स का। और दूसरी पीढ़ी में आपसे पूछा जाए किसका यूज होता था, तो दूसरी पीढ़ी में चुंबकीय ड्रम की जगह मैग्नेटिक टेप यानी कि चुंबकीय टेप आ गए आपके। ठीक है, चुंबकीय टेप आ गए आपके, मैग्नेटिक टेप्स आ गए। ये दूसरी पीढ़ी के थे मेमोरी डिवाइसेस। तो पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की लैंग्वेजेस को देख लिया हमने, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और उसके बाद पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी की डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस से भी क्वेश्चन आते हैं, हमने उसको भी देख लिया। उसके बाद सभी पीढ़ियों का हमने तकनीकी देख ली, तकनीक से क्वेश्चन आता है, पूछेगा आपकी इंटीग्रेटेड जो चिप्स थे ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में आए। और चौथी चीज़ हमने देखा कि टाइम से क्वेश्चन आता है। अब कुछ और जो चीज़ें हमें देखनी होगी वो हम आगे देखेंगे। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी पीढ़ी से रिलेटेड वो हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम पहले अपने प्रश्न पे चलते हैं। कुछ प्रश्नों को हमने कल छोड़ा था, जिसको हमने बोला था कि आगे की क्लासेस में करेंगे, और कुछ आज। तो पहले कल वाले प्रश्नों को चलते हैं। तो कल जो हमने पहला छोड़ा था प्रश्न ये था कि असेंबली लैंग्वेज के
हाँ, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की किस पीढ़ी से शुरू हुआ। अब आप लोग आंसर बताइए कि असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किस पीढ़ी से शुरू हुआ। तो आपको अभी याद आएगा, अभी हमने क्या लिखा है, असेंबली लैंग्वेज आपका सेकंड पीढ़ी, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड पीढ़ी। अब देखिए एक क्वेश्चन आप बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे तो कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक पीढ़ी के बारे में सारी चीज़ें बताई। अब देखिए दूसरी पीढ़ी, और हमने कल कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव क्या है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की नींव क्या है, पांचवी पीढ़ी मतलब वर्तमान पीढ़ी। अब अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये ऑप्शन जैसे आप पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अभी नवीनतम तकनीकी है, आधुनिक तकनीकी है, तो आधुनिक तकनीकी जो आधुनिक अभी वर्तमान की पीढ़ी है उसी में तो आएगी। ऐसा थोड़ी ना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपको पहली दूसरी पीढ़ी में, पहली दूसरी पीढ़ी में तो विकास हो रहा था कंप्यूटरों का। ठीक है, तो वर्तमान मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की आपकी क्या है, विशेषता है। उसके बाद हमने कुछ और क्वेश्चन छोड़े थे कल के लिए, कल की क्लास में, मतलब पीढ़ी से रिलेटेड थे। हाँ, ये देखिए अब आपका शन आता है पीढ़ियों का। अब पूछ रहा है कि किस वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रयोग शुरू हुआ। अब हमने अभी के अभी बताया, इसका आंसर अभी आपको तुरंत देना है कमेंट में। अभी हमने सारे पीढ़ी का सन बताया, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन किस दौरान शुरू हुई। सेकेंड जनरेशन किस दौरान शुरू हुई और थर्ड जनरेशन किस दौरान शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को आप कमेंट में बताइए फटाक से। 11 का क्या आंसर होगा, 12 का। हम भी देखें कि आप क्लास के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या फिर नहीं इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये कल की क्लास में हमने क्वेश्चन छोड़े थे, जिसको कि हमने पहले यहाँ समझाया फिर बताया। अगला क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी। तो अभी हमने देखा कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस पर आधारित थी। अगर आपसे पूछा जाए तो पहली पीढ़ी जो हमारी आधारित थी वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी, और दूसरी पीढ़ी जो आधारित थी वो किस पे, वो ट्रांजिस्टर पे आधारित थी। किस पे आधारित थी, ट्रांजिस्टर पे। ट्रांजिस्टर ये लिखा है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रथनक बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रांजिस्टर होगा। देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या है कि भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष कहाँ पे स्थापित किया गया। मतलब हमें ये बताना है कि प्रत्यूष जो है कहाँ पे स्थापित किया गया। अब ये थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन था, क्योंकि उस समय जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर था वो आपका प्रत्यूष ही था, लेकिन वर्तमान में प्रत्यूष नहीं है। इसका तो राइट आंसर आपका पुणे होगा, लेकिन वर्तमान में हमने जो अभी मतलब हमारी जानकारी के अनुसार है वो है आपका भारत का जो सबसे तेज कंप्यूटर है वो एरावत है। ठीक है, तो आपको एरावत के बारे में याद रखना है, इसका आंसर तो पुणे होगा। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे शक्तिशाली सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है इंडिया का, तो आपको एरावत याद रखना है। और इसके साथ ये भी बताना है कि क्या हम सही हैं। इसके अलावा तो कोई सुपर फास्ट कंप्यूटर नहीं आ गया, अगर आया हो तो इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से तो एरावत है, और एरावत स्थापित कहाँ है वर्तमान में, तो CDAC पुणे में। CDAC क्या है इसका फुल फॉर्म, तो CDAC है आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो CDAC पुणे में स्थापित है आपका एरावत, और वर्तमान में यही सबसे तेज है। अब अगर हम इंडिया का सबसे तेज देख रहे हैं तो विश्व का भी सबसे तेज देखना हमारा दायित्व है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपसे विश्व का सबसे फास्ट कंप्यूटर पूछे तो उसका आंसर क्या होगा, विश्व का सबसे फास्ट कंप्यूटर जो है वो हमारा है एल कैपिटन। और ये किस देश का है, तो ये तो अब आप बताइए किस देश का ये हो सकता है। तो ये है आपका USA का। कहाँ पे है ये, USA में है एल कैपिटन। विश्व का सबसे तेज अगर आपसे कंप्यूटर पूछा जाए सुपर कंप्यूटर तो वो कौन सा है, एल कंप्यूटर। भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर एरावत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, अच्छा ये हाँ कुछ प्रश्न शायद आज छूट गए थे, 21 के बाद यहाँ 24वां था ना, हाँ ये है 22वां प्रश्न। हमारा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। अब कल हमने जो है ऑपरेशन यानी कि कार्यों के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार को बताया था। कितना प्रकार बताया था, तो हमने बताया था कि आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, और आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। और कौन सा कंप्यूटर होता है, और आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। यही 3 हमने बताया था। ठीक है, तो अब बताइए इसमें इसके अलावा कुछ भी लिखा है तो आप कहेंगे रिमोट तो कोई कंप्यूटर इन कंप्यूटर्स में नहीं है, तो रिमोट नहीं है। आपका डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग है। ये तीनों कंप्यूटर के प्रकार हैं। अब बताइए कि किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अब इसका आंसर आप बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर देखिए, सिंपल टाइप के क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। कल भी हमने देखा इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। और कल हम जब चर्चा किए थे हम इस टाइप के प्रश्नों की, तो हमने वहाँ पे आपको कई सारे और जो है मतलब तकनीकी के जो है खोजकर्ताओं या जनक के नाम हमने आपको बताया था। इसका तो राइट आंसर चार्ल्स बेबेज होगा, आपको जैसा कि पता है। इसके अलावा ये तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं। आपसे कंप्यूटर का जनक पूछा जाए या फिर आधुनिक कंप्यूटर का जनक पूछा जाए तो वो कौन होंगे, चार्ल्स बेबेज। अब ये बताइए कि आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है, कंप्यूटर साइंस, ये तो कंप्यूटर हो गए। आधुनिक कंप्यूटर साइंस के जनक कौन है, आधुनिक कंप्यूटर साइंस के जनक कौन है, तो कल की क्लास में हमने चर्चा किया था इनके बारे में। अब आंसर में आप बताएंगे आप, कुछ याद आ रहा है
नहीं याद आ रहा, चलिए हम बता देते हैं। एलन ट्यूरिंग का नाम याद आ रहा है। कल के क्वेश्चन में हम देखे थे, वहाँ पे हमें एक साइड ऐसे टेक्नोलॉजी का नाम लिखा था, दूसरी साइड जो है खोजकर्ता का नाम लिखा था, हमें मैच करवाना था। तो उसमें हमारा ऑप्शन बी था एलन ट्यूरिंग, जिनके सामने शायद डेटाबेस लिखा था। तो हमने उस समय आपको बताया था कि एलन ट्यूरिंग का संबंध डेटाबेस मैनेजमेंट से नहीं संबंधित है, बल्कि एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है कि आधुनिक कंप्यूटर साइंस के ये जनक हैं। उसके साथ भी उस प्रश्न में शायद हमने कुछ और देखी थी, जैसे पूछा था कि वर्ल्ड वाइड वेब जो आपका WW है, इसके जनक कौन है? तो इसके जनक हमने बताया था कि टिम बर्नर्स ली इसके आपके जनक है। उसके साथ में हमने एक क्वेश्चन आपको और बताया था कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जनक कौन है? तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के जनक कौन थे? तो जॉन वॉन न्यूमैन थे। ये सारी चीज़ें ऐसे हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं इनका, बाकी सारी चीज़ें कल की क्लास में लिखी हुई हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। जॉन वॉन न्यूमैन थे। किसके? जॉन वॉन न्यूमैन कौन है? तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के जनक हैं। रिपीट इसलिए, रिवीजन इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको दिमाग में चीज़ें क्लिक हों और आपको फिर से याद आए। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज़ का प्रयोग होता था, यानी कि मुख्य तकनीक क्या थी? अभी हमने बताया कि निर्वात नालिका। देखिए कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सेम तकनीक से क्वेश्चन आता है कि आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि पहली पीढ़ी में निर्वात नालिका यानी कि वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC। ये 3 क्वेश्चन एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, कई बार रिपीट हुआ है। अभी हमने देखा कि आज ही की क्लास में कई सारे क्वेश्चन ऐसे सेम आए हैं, और एक ईयर वाला, ठीक है। और जो हमने पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में मेमोरी डिवाइसेस के नाम बताया है, वो भी कि किस पीढ़ी में कौन सी, पहली पीढ़ी में कौन सी, सेकंड पीढ़ी में कौन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की ओर। कल आप लोगों के कमेंट पढ़ के हम 2 चीज़ समझे। पहली चीज़ ये समझ में आई कि हाँ, आपने आपके अनुसार कि हाँ ठीक है, क्वेश्चन का एनालिसिस आप कराइए, लेकिन थोड़ा सा टाइम को ध्यान में रखिए, क्योंकि आपने बोला कि बहुत सारे, मतलब ऐसा ना हो कि 2 घंटे में हम 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट की क्लास में 20 क्वेश्चन हम करवाएंगे, 20, 21, 22 क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा ही। तो हम थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच लेके चलेंगे, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं और बहुत ज़्यादा चीज़ें स्किप नहीं। जितनी जहाँ जरूरी चीज़ें हैं उतना बताते चलेंगे, बार बार सेम चीज़ें नहीं रिपीट करेंगे। जैसे हमने अभी क्या टारगेट किया, अभी हमने टारगेट किया कंप्यूटर की पीढ़ी। तो कंप्यूटर की पीढ़ी में हमने उतना ही आपको पढ़ाया जितना कि क्वेश्चन आया हुआ है और जहाँ से आ सकता है। अब उसके बाद सारे क्वेश्चन हम देखते हुए चल रहे हैं, जो सीधे से क्वेश्चन आ जा रहे हैं उसको हम सॉल्व करवा दे रहे हैं। एक आध 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं कि आप लोग भी बताइए आप क्या पढ़ रहे हैं। तो बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलेंगे, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं, ठीक है। अब देखिए फिर से 2018 वाला क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन। देखिए ये अलग अलग परीक्षाएं हैं, क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है। जो आप लोग कहते हैं ना कि PYQs क्यों पढ़ें, ये क्वेश्चन पेपर में आपका प्रीवियस ईयर में आया, फिर किसी पेपर में ये सेम क्वेश्चन आ गया कि 2018 में स्थापित सबसे तेज कंप्यूटर। और यहाँ क्या पूछ रहा है कि नाम दे के उसका ये है, ये क्या है, ये है PYQs का महत्व, ये है PYQs का महत्व। सेम क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहा है, ये है PYQs का महत्व, कंप्यूटर का जनक कौन है, ठीक है, ये है PYQs। कल अगर हमने कल की क्लास में हमने एनालॉग हाइब्रिड डिजिटल देख लिया तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं, इनडायरेक्टली। ये है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का महत्व कि अगर आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, उसका बढ़िया से विश्लेषण करके, तो कोई प्रश्न उससे बाहर नहीं जाने वाला है। कोई का मतलब 70-80% तो आपसे सॉल्व होने ही होने हैं। तो इसका आपको पता ही है। और हमने इसके साथ ही हमने बताया कि 2018 में ये प्रत्युष हुआ था, कहाँ पे, आपके पुणे में। उसके बाद हमने बताया कि 2018 का उस समय का इंपॉर्टेंट था। अभी आपके लिए एरावत इंपॉर्टेंट है। एरावत कहाँ है, तो CDSE पुणे में है। ये वर्तमान में भारत का सबसे सुपरफास्ट जो कंप्यूटर है वो आपका एरावत है। अगला है कि कौन इच्छानुसार डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकता है। कौन इच्छानुसार प्रोसेस पुनः प्राप्त कर सकता है। तो बताइए टाइप राइटर जो होता है, क्या वो डेटा को प्रोसेस कर सकता है। टाइप राइटर तो केवल टाइपिंग का काम करता है। टाइप राइटर क्या करता है, टाइप राइटर केवल टाइपिंग का काम करता है। खिट 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 टाइप होते हैं जो पेपर पे आपके वही चीज़ें टाइप हो जाती हैं। तो ये डेटा को स्टोर थोड़ी ना करता है, ना तो डेटा पे प्रोसेस करता है। आप 2+2 बोलोगे टाइप राइटर थोड़ी ना, 2+2 बोलोगे पेपर में 2+2 ऐसे टाइप हो जाएगा। 2+2 = 4 नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा। मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर के अंदर प्रोसेसर थोड़ी ना लगा होता है। जो मॉनिटर तो वही दिखाता है जो इसको जो आपका इसका CPU इसको इंस्ट्रक्ट करेगा, वही चीज़ें। मॉनिटर तो केवल एक डिस्प्ले डिवाइस है, ये आउटपुट दिखाती है आपको चीज़ों का। तो ये भी ना तो डेटा को स्टोर करती है ना तो प्रोसेस करती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर जो होता है वो क्या करता है, वो डेटा को स्टोरेज करता है, डेटा को प्रोसेस करता है। ये काम कौन करता है, ये काम कंप्यूटर करता है आपका। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा फिर वही आ गया। देखिए जो पूछते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या महत्व होता है। आप क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए और बताइए कि कितनी बार ये नाम आपको रिपीट हो चुके हैं, कितनी बार इन चीज़ों का रिवीजन आप कर चुके हैं। क्वेश्चन वही है कि कंप्यूटर का जनक कौन है। ऑप्शंस भी देखिए, ऑप्शन पे काम क्यों किया जाता है। जॉन वॉन न्यूमैन, एलन ट्यूरिंग, ब्लेज पास्कल, चार्ल्स वेब, जैसा कोई नाम है कि इनका क्वेश्चन इनसे रिलेटेड ना आया हो, इसीलिए हम बताते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो
तो इसका तो आंसर आपको पता ही है, अब हम नहीं बताएंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 29 को भी कमेंट करके बताइए। साथ ही अभी हमने तुरंत डिस्कशन किया कि जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या किया था। एलन ट्यूरिंग के बारे में भी अभी हम बताएं थोड़ी देर पहले। ब्लेज पास्कल, पास्कल लाइन आप सबको पता ही है। चार्ल्स वेबेज तो इसका आंसर ही होंगे, हमने बता ही दिया। अब आपको एलन ट्यूरिंग और जॉन वॉन न्यूमैन के बारे में बताना है कि इन्होंने किस तकनीकी की खोज की थी, और उसको कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था। ये क्वेश्चन कल या परसों शाम में हमने अपने टेलीग्राम पे भी करवाया था। तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि इसका आंसर क्या है कि कंप्यूटर बनाने वाला पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास। विश्वविद्यालय आधारित मतलब कोई व्यक्तिगत प्रयास नहीं था, एक यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और छात्रों ने मिल करके एक कंप्यूटर बनाया था पहली बार, मतलब विश्वविद्यालय स्तर पे प्रयास किया गया था। ये व्यक्तिगत प्रयास नहीं था, किसी यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट टाइम जो कंप्यूटर बनाने का प्रयास किया था, उस यूनिवर्सिटी का नाम हमें बताना है। पहला है स्टैनफोर्ड, दूसरा है हार्वर्ड, तीसरा है आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी, चौथा ऑप्शन है हमारा पेंसिल्वेनिया, और पांचवा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका इसका राइट आंसर है आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कुछ पॉइंट हमें और याद रखते हैं। हाँ, तो याद रखिएगा कि जो आपकी आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी है ये है कहाँ, तो ये यूएसए में है, जो कि आपको नहीं याद रखना है, बस हम इसलिए बता रहे हैं कि दिमाग में रहना चाहिए कि कहाँ है। अब इसके एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था जॉन विंसेंट इटनासॉफ। इनका नाम क्या था, इनका नाम था, शॉर्ट में लिखते हैं तो विंसेंट इटनासॉफ। इनका एक स्टूडेंट था जिसका नाम था क्लीफोर्ड बेरी इस स्टूडेंट का नाम था। तो ये जो विंसेंट इटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी थे, इन्होंने बनाया एक कंप्यूटर जिसका नाम रखा गया ABC का मतलब इटनासॉफ, A फॉर इटनासॉफ और B फॉर बेरी और C फॉर कंप्यूटर। तो इटनासॉफ इनका नाम था, इनके नाम का लास्ट अक्षर वर्ड था, बेरी इनके नाम का, इनके स्टूडेंट के नाम था। तो A फॉर इटनासॉफ, B फॉर बेरी, C फॉर कंप्यूटर, तो इटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। ये जो है पहला विश्वविद्यालय प्रयास पर बना हुआ कंप्यूटर था, और आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी की ये लोग थे, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 थोड़ा सा अतरंगी टाइप का प्रश्न है। अतरंगी का मतलब इस टाइप के प्रश्न आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं ज़्यादा, लेकिन अब ठीक है ना, तो आप इस टाइप के प्रश्नों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ है ना कि एक साइड किसी कंप्यूटर की विशेषता लिखा है, नाम लिखा है, और सेकेंड साइड में उसकी विशेषता लिखा है। तो ये क्वेश्चन अगर आप जनरली कर सकते हैं तो कर लीजिए, और जनरली नहीं कर पाते हैं तो इसको आप रट नहीं सकते हैं। बहुत टाइप के कंप्यूटर हैं, बहुत सारी योजनाओं परियोजनाओं में विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स का यूज होता है, सुपर कंप्यूटर्स का। अब आप सबकी विशेषता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिस्ट को देखते हैं। लिस्ट ए में है हमारा अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, दूसरा जो ऑप्शन है वो है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ AGC, तीसरा है प्रोसेसिंग पावर ऑफ AGC का मतलब यही अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर। अब ये लिस्ट है, मतलब कि अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर के बारे में हमें चूज़ करना है कि इस लिस्ट में उनकी क्वालिटी क्या थी। फिर ये जो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर थे इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी। फिर ये जो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर था इसकी प्रोसेसिंग पावर कितनी थी। फिर मॉडर्न जो लैपटॉप है इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं। अब हमें इनकी क्वालिटी लिस्ट 2 से चूज़ करनी है। अब आपको ये प्रश्न पढ़ लीजिए। अब ऐसा नहीं कि इसको पढ़ने के बाद आप जितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं, जितने टाइप नहीं, जितने महत्वपूर्ण कंप्यूटर हैं सबके बारे में जाइए सर्च करके पढ़ने लीजिए। पॉसिबल नहीं है कि आप सबकी क्वालिटी आप याद कर पाएँ, उनकी विशेषताएं याद कर पाएँ। ये प्रश्न पढ़ लीजिए, बस इतना ही है। देखिए विशेषता क्या थी कि जो आपके अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर थे इनकी विशेषता ये थी कि ये आपके 70 पाउंड एंड हैड अ वैल्यूम ऑफ अबाउट 1 क्यूबिक फुट। इनकी जो वैल्यूम थी वो 1 क्यूबिक फुट थी, और इनका वेट जो था वो 70 पाउंड था। पहली चीज़ इनकी एक क्वालिटी थी। दूसरी इनकी पूछ रहा है स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी, तो जो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी थी वो केवल 64 KB थी। 64 KB के डेटा को ये स्टोर कर सकते थे। ठीक है, और इसके बारे में यही बताया कि इनका वेट 70 पाउंड था और इनका वॉल्यूम कितना था, 1 क्यूबिक फुट था। उसके बाद प्रोसेसिंग पावर इनकी कितनी थी, मतलब कितनी प्रोसेसिंग क्षमता थी इनकी, तो बहुत कम, वेरी लिमिटेड इनकी प्रोसेसिंग पावर थी। मॉडर्न लैपटॉप, तो मॉडर्न लैपटॉप की आपके बारे में पता है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें माइक्रोफोन यूज होता है। तो इनकी क्वालिटी क्या हो गई ये, अब मिला दीजिए। फर्स्ट का B हो गया, सेकंड का A हो गया, थर्ड की क्वालिटी D हो गई, फोर्थ की क्वालिटी C हो गई। तो आप देख लीजिए BADC आपका ऑप्शन नंबर B सही हो गया। अब आप यहाँ जाके अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की विशेषताओं को आप एक बार यहीं से ध्यान दे लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। किसी और कंप्यूटर के बारे में आता है तो हर क्वेश्चन करने के लिए नहीं आता है, क्योंकि आप सारे कंप्यूटर्स की विशेषता नहीं याद कर सकते हैं। ये मेरा दृष्टिकोण है पढ़ने का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डिजिटल रूप में सूचना संग्रहित करने के लिए
किस उपकरण का यूज किया जाता है? अभी देखिए सेम क्वेश्चन आया था शायद। डेटा प्रोसेस मतलब इनडायरेक्टली उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए सिमिलर क्वेश्चन कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ रहे हैं। तो डिजिटल रूप में सूचना को कौन संग्रहित करता है? पाठ्य पुस्तक। आपकी जो किताबें हैं वो डिजिटल रूप में सूचनाओं को संग्रहित करती हैं? नहीं। पाठ्य पुस्तकों में सूचनाएं तो होती हैं लेकिन डिजिटल रूप में नहीं होती हैं। आप इतिहास की पुस्तक उठा लीजिए, इतिहास की सूचना मिल रही है लेकिन वो डिजिटल रूप में नहीं है, वो फिजिकल रूप में है, ठीक है। टाइप राइटर क्या है? टाइप राइटर तो टाइप करता है चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे भी डिजिटल रूप में नहीं होती। व्हाइट बोर्ड पे तो आप मार्कर से लिखते हैं, यहाँ पे भी डिजिटल नहीं होता। तो डिजिटल रूप में होता कहाँ है? तो सबको पता होगा इसका आंसर। ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि लैपटॉप जो होता है वो डिजिटल रूप में सूचनाओं को संग्रहित करता है। जिसको नहीं पता वो जान लें कि आपकी जो बुक्स होती हैं, सबको पता है बुक्स हो गई, टाइप राइटर हो गए, व्हाइट बोर्ड है, यहाँ कोई डिजिटल रूप में सूचनाएं नहीं एकत्रित होती, यहाँ कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं होती, सब फिजिकल रूप में ये होती हैं चीज़ें। बुक्स हो गई आपकी, हम नॉर्मल बुक्स की बात कर रहे हैं, ई बुक्स की बात नहीं कर रहे हैं। ई बुक्स कुछ और चीज़ें हैं, ये टेक्स्ट बुक की बात कर रहा है, ठीक है, जिसपे इंक से ऐसे लिखा होता है, प्रिंटर प्रिंट करता है, उसकी बात कर रहे हैं। ये व्हाइट बोर्ड, अब इसको आप डिजिटल बोर्ड से मत कंपेयर कर लीजिएगा। ये आपके वो व्हाइट बोर्ड हैं जिसमें आप स्कूल में पढ़ाई गई, जिसमें मार्कर से लिखा जाता है इंक से। तो ये सब जो है डिजिटल रूप में नई सूचना एकत्रित करते कौन करता है? लैपटॉप करता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। लिखा है कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताइए। मनोरंजन, गेम खेलना कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य है। कुछ लोगों को तो यही लगता होगा कि भैया कंप्यूटर तो गेम खेलने के लिए बने। कुछ लोगों को लगता होगा कि कंप्यूटर जो है वो मूवी देखने के लिए बने, बढ़िया यूट्यूब चलाने के लिए बने। और कुछ लोगों को लगता होगा नहीं, केवल डिजाइनिंग और ड्राइंग के लिए बने। नहीं, कंप्यूटर का जो मूल उद्देश्य है, मूल किस लिए कंप्यूटर बनाए गए, तो वो है कि डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, और डेटा की पुनर्प्राप्ति के लिए, ठीक है। मतलब कि स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा, ये कंप्यूटर का मूल उद्देश्य है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ये होगा। अब देखिए फिर से हमारा, देखिए क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। जो कहते हैं कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, देखिए लिस्ट 1 लिस्ट 2। अब आपको बताना है कि क्वालिटी क्या है, विशेषता क्या थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स की क्या विशेषता थी? हमने बताया वैक्यूम ट्यूब। दूसरी की क्या विशेषता थी? दूसरी की विशेषता थी आपकी ट्रांजिस्टर्स। तीसरी की विशेषता क्या थी? इंटीग्रेटेड चिप्स, आईसी। चौथी की विशेषता क्या थी? माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। तो अब देख लीजिए पहले का है, तीसरा ऑप्शन सही हो रहा है। एक सेकंड, टाइम लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन सही है। दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरे में हमने देखा कि चौथा सही है। दूसरे में कौन सा सही है? चौथा सही है। तीसरे में कौन सा सही है? पहला सही है। चौथे में कौन सा सही है? दूसरा सही है। तो देख लीजिए कहीं पे है। अब देखिए इससे आपको ये देखना है कि यूपी ट्रिपल एससी का वर्तमान में क्या परिवर्तन हो रहा है। यूपी ट्रिपल एससी का परिवर्तन हो रहा है वर्तमान में क्वेश्चन पूछने का तरीका। अब वो लिस्ट, मैच द कॉलम, इस टाइप के भी क्वेश्चन दे रहा है, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। ये आप समझ लिए, इस क्वेश्चन से आपको दो चीज़ समझनी है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका भी वर्तमान में यूपी ट्रिपल एससी जो है आपका आयोग चेंज कर रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने क्या सीखा कि चाहे जितना वो आयोग तरीका चेंज कर ले प्रश्न पूछने का, पूछेगा वो घूम फिरा के प्रीवियस ईयर ही। पहले एक का पूछता था, पहली पीढ़ी का बताओ, दूसरी पीढ़ी का बताओ। अब वो क्या कर रहा है कि सारी पीढ़ियों को कई सारे फैक्ट एक साथ पूछ ले रहा है। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़ा है, जो भी पढ़ा होगा वो क्वेश्चन सही कर लेता, सही करता कि नहीं करता? आप लोग ईमानदारी से बताइए, ठीक है। तो ये उन साथियों के लिए है जो ये पूछते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने का क्या महत्व है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और समस्या का उत्तर गिनती करके प्राप्त करते हैं। मतलब इसका पूछने का मतलब है कि कौन से कंप्यूटर डिजिट्स में जो है काम करते हैं, मतलब डिजिट्स। तो आपको हरदम याद रखनी है कि अंकों का यूज कौन कंप्यूटर करता है? आपका जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो अंकों का यूज करता है। कल की क्लास में हमने देखा था अंकों मतलब ये क्या करता है, वही बाइनरी, कई सारी सिस्टम्स होते हैं ना जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, उसमें कई सारे नंबर सिस्टम पर वो काम करता है। बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ठीक है, ऑक्टेल ना। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो तो हम बताएं कि वो आपके भौतिक रूप में चीज़ों को करते हैं, मतलब उसमें कई सारे यांत्रिक उपकरण लगे होते हैं, उसमें डिजिट्स नहीं होती हैं, ठीक है। वो डिजिटल रूप में, उसमें कोई ऐसा डिस्प्ले नहीं होता है कि वो आपको डिजिटल रूप में डिजिट से दिखा रहे हैं। तो डिजिटल को डिजिट से कर लीजिए कि अगर आपसे कभी पूछे कि डिजिट्स कहाँ पे यूज होती हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर में यूज होती हैं, ठीक है। ये बने ही उसी से हैं, डिजिट से ही डिजिटल बना है। और डिजिट्स मतलब क्या होता है? डिजिट मतलब होते हैं आपके अंक। तो वही है क्वेश्चन का आंसर कि डिजिटल। कौन पूछ रहा है कि कौन वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं, समस्या का उत्तर गिनती करके प्राप्त करते हैं? तो आपके डिजिटल कंप्यूटर हो गए। ये किसकी क्वालिटी है? ये डिजिटल कंप्यूटर की क्वालिटी है। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी डिवाइस क्या थी? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी डिवाइस याद करिए, स्टार्टिंग में ही हमने बताया था क्या है।
इनकी जो है मुख्य मेमोरी डिवाइस है आपकी चुंबकीय ड्रम। चुंबकीय ड्रम इनकी है, ठीक है, यही आपको याद रखना है। चुंबकीय टेप हमने किसने बताया, किसका बताया था, तो चुंबकीय टेप हमने बताया था आपको सेकंड पीढ़ी में। फर्स्ट पीढ़ी में चुंबकीय ड्रम, सेकंड पीढ़ी में चुंबकीय टेप, चुंबकीय टेप। और ये जो आपकी चुंबकीय डिस्क आई ये आपकी थर्ड पीढ़ी में आती है। चुंबकीय डिस्क आपकी थर्ड पीढ़ी में आती है। चुंबकीय डिस्क आपकी थर्ड पीढ़ी में आती है। सेकंड पीढ़ी में टेप आता है, पहली पीढ़ी में ड्रम आता है, ऐसे याद करना है। चुंबकीय मैग्नेटिक वर्ड तो सब में जुड़ा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है, आज का हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक क्या होते हैं, मेमोरी और स्टोरेज, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर, नेटवर्क, इनपुट और आउटपुट, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप सबको पता होगा कि कंप्यूटर का जो मेन दो कंपोनेंट है वो तो पहली चीज़ है हार्डवेयर। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ है हार्डवेयर। जो कंप्यूटर के दो कंपोनेंट होते हैं, मेन कंपोनेंट, उसमें से क्या है, एक हार्डवेयर होता है, आप सॉफ्टवेयर होता है। सारी चीज़ों को दो ही रूपों में बांटा जाता है। हार्डवेयर का मतलब हर वो चीज़ जिसको आप छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर का मतलब जिसको आप छू नहीं सकते। लेकिन ये क्या होता है, ये आत्मा है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा है और सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर का शरीर है। जैसे मनुष्य के शरीर में आप आत्मा को छू नहीं सकते हैं, काम सारा आत्मा ही कर रही है। उसी प्रकार कंप्यूटर के शरीर में आत्मा को आप छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते, काम सारा वही कर रहा है। छू सकते हैं आप हार्डवेयर को। हार्डवेयर जैसे आप उसका माउस छू सकते हो, कीबोर्ड छू सकते हो, डिस्प्ले छू सकते हो। जो उसका यूज़र इंटरफेस है वो केवल आप देख सकते हो, छू नहीं सकते हो, फील कर सकते हो। जो उसका सॉफ्टवेयर है, जो उसकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको आप देख सकते हो, छू नहीं सकते, बस उसका जो दिख रहा है विजुअल्स वही देख सकते हो। जितने आप ऐप्स यूज करते हो, व्हाट्सअप हो गया आपका, ये सब क्या है, ये सॉफ्टवेयर्स ही हैं। जितने भी जैसे एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर हैं। इनको छू सकते हो एक्सेल को, आप कहोगे छू तो रहे हैं ये डिस्प्ले, तो आप डिस्प्ले छू रहे हो ना, आप उसको एक्सेल को थोड़ी ना छू ले रहे हो। तो वही चीज़ें हैं कि जो जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं, वो सारे होते हैं सॉफ्टवेयर, उनको आप छू नहीं सकते। और हार्डवेयर है हर वो चीज़, जैसे डिस्प्ले हो गया, आप छू लिए कंप्यूटर की बॉडी में जो जो चीज़ें हाथ से टच कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई, हार्डवेयर हो गई। और यही दो मेन कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे आपके शरीर दो चीज़ों से मिलकर बनी है बेसिकली, अगर बांटे तो शरीर और आत्मा। तो वैसे शरीर कौन हो गया, कंप्यूटर के हार्डवेयर, और आत्मा हो गए उसके सॉफ्टवेयर्स। आगे चलते हैं। आगे है कि 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी। तो बेसिकली इस समय एक महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी। वो कौन सी घटना थी, वो ये घटना थी कि जो आपका IBM था, IBM ने एक PC पर्सनल कंप्यूटर को लॉन्च किया। PC बोलते हो ना, P फॉर पर्सनल, C फॉर कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर मतलब जिसको आप जनरली यूज में जो आप करते हो कंप्यूटर्स को, वो पर्सनल कंप्यूटर ही होते हैं। जो हमारे आपके घर में होते हैं, ऑफिस में होते हैं छोटे कंप्यूटर, वो आपके पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। तो IBM ने जो है एक PC लॉन्च किया 1981 में। 1981 में इस PC का नाम था, इस पर्सनल कंप्यूटर का नाम था IBM PC-51। देखिए हमारी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, कई साथियों का मतलब कमेंट आता है कि सर राइटिंग सुधारिए। तो हम राइटिंग सुधारने के लिए डेली नए सॉफ्टवेयर पे पढ़ाने की कोशिश करते हैं। कोई ना कोई सॉफ्टवेयर हमको मिलेगा जिसपे कि राइटिंग सुधर जाएगी, सुधरी हुई दिखेगी। सुधर जाने का मतलब है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें लिखी ही होती हैं। जैसे अब IBM, ये आप समझ ही गए होंगे कि IBM लिखा है हमने, IBM PC-5150 लिखा है। इस PC की विशेषता क्या थी, इस PC में जो है इंटेल का जो है, वैसे तो आपको पता होगा कि जो पीसीज होते हैं उसमें जनरली जो है एक दो कंपनियां और हैं, लेकिन बेसिकली इंटेल के ही प्रोसेसर लगे होते हैं। तो इस पीसी में भी इंटेल का प्रोसेसर लगा था और माइक्रोसॉफ्ट का डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट का डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लगा हुआ था। ये महत्वपूर्ण घटना थी। इसने क्या किया ना कि अब ये इस पीसी IBM में जब ये पीसी लॉन्च किया, तो इस पीसी के आने के बाद जो है पर्सनल कंप्यूटर के एक व्यापक युग की शुरुआत होती है। और हम देखते हैं कि कंप्यूटर, जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, ये घर घर पहुंचने लगते हैं। इसमें नई सारी टेक्नोलॉजी आती हैं, यूज़र फ्रेंडली हो जाते हैं। तो इसी कारण यही इसका पूछने का मतलब था, इसी घटना के बारे में ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, इंट्रोडक्शन ऑफ द IBM PC। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। सन 1981 में IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM PC-5150 पेश किया, जिसने कि पर्सनल कंप्यूटर में क्रांति की शुरुआत की। ये हो गया इसका राइट आंसर। बताइए क्लासेस कैसे लग रही हैं। अब देखिए, अब नए प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था, बाइनरी संख्याओं को पढ़ा था, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टेल, उन सब के हमने बेस को देखा था। बेस के साथ साथ हमने देखा था कि कितने डिजिट्स या फिर कितने लेटर्स उसमें आते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आते हैं, ये सारे, ये जो क्वेश्चंस है ना, इसके लिए हम अभी इसके बाद एक और क्लास बनाएंगे। ठीक है, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम ये नंबर सिस्टम समझेंगे। नंबर सिस्टम से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। बेसिक नंबर सिस्टम की अवधारणा कल हमने बता दी थी। अब आगे वाली क्लास में हम क्या करेंगे कि नंबर सिस्टम के कैसे कन्वर्जन करते हैं, कैसे उनकी संक्रियाएं होती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, इन सारे क्वेश्चन को अगली क्लास में लेंगे। अगर अभी यहाँ इनके बारे में अच्छे से डिटेल में बताएंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है। तो हमने कल बताया था कि कंप्यूटर का जो डेटा में भंडारण होता है वो बाइनरी रूप, बाइनरी का मतलब 0 1 इसमें दो ही संख्याएं होती हैं 0 और 1। तो 0 और 1 के रूप में इसका बेस हमने बोला था 2 होता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज किस रूप में होता है तो डेटा स्टोरेज हरदम बाइनरी रूप में होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया। माउस, तो माउस का आविष्कार किया था आपके डगलस एंजल बर्ट ने। किसने किया था? डगलस एंजल बर्ट में। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा वही बाइनरी नंबर सिस्टम से संबंधित है, जिसको हमने बोला कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब जितने ये सब बचे हैं, एक दो क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो सब आपके नंबर सिस्टम से ही बचे हैं। नंबर सिस्टम को हम अगली क्लास में बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें कि केवल नंबर सिस्टम की ही चर्चा करेंगे। नंबर सिस्टम से संबंधित जितनी भी संक्रियाएं होती हैं सबको देख लेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा एक और है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मूल संगठन इकाई को क्या कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मूल संगठन इकाई को क्या कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, सीपीयू, पहले यहाँ पे आइए। सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग आपकी यूनिट हो गई, इसे कहते हैं सीपीयू। इसे बोला जाता है कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग। हो गया दिमाग। कल हमने बताया था कि इसमें एएलयू होता है, इसमें सीयू होता है और इसमें मेमोरी यूनिट होती है। ये आपने पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए, अब इसको भूल जाइए। अब आप सबके घर में गैस चूल्हा है, गैस स्टोव है, गैस स्टोव है। आप कहेंगे बिल्कुल हाँ है। अब कुछ लोग बहुत पहले, अब तो पता नहीं किसी के घर में होगा कि नहीं, पहले होता था कि एक सिंगल वाला चूल्हा आता था, सिंगल वाला स्टोव आता था, जिसमें क्या होता था, एक ऐसे चूल्हा होता था, गैस सिलेंडर से जुड़ा होता था। अब अगर आपको चाय बनानी है तो केवल आप चाय बना सकते हो, क्योंकि इसमें सिंगल चूल्हा है और इसमें कुछ नहीं होता था। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं होता था। जब चाय बन जाएगी तो इस स्टोव से आप चाय को उतार के दाल चढ़ा दोगे तो दाल बनने लगेगी, फिर सब्जी बना लोगे, सब्जी बन जाएगी। तो सिंगल टाइम में सिंगल काम करते हो। ठीक है, दूसरा, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद जो है सोचा गया कि नहीं, हमें डबल चूल्हा बना लेना चाहिए। तो अब बेसिकली जो घरों में होता है डबल चूल्हा वाला होता है, एक साइड ये होता है, एक साइड। अब इस पर आप इधर चाय बना रहे हो, इधर दाल बना रहे हो, इधर सब्जी बना रहे हो, इधर रोटी बना रहे हो। ठीक है, सिलेंडर से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब क्या हो गया ना, कुछ दिन बाद अब देखते हो चार आ गए हैं, दाल चावल सब्जी रोटी सब आप साथ में बना लो। ठीक है, अब हम क्या पता कि कहीं कहीं पे 6 वाला भी आ गया हो, ऐसे 6 वाला भी आ गया हो, हमारी जानकारी में ना हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया। अब ये बताइए कि जो काम ये सिंगल कर रहा था वही काम ये डबल कर रहा है, बस अब ये दो काम को साथ में कर सकता है। जो ये था वही ये था। तो ये क्या हो गई, इसमें अब 2 यूनिट्स हो गई स्टोव की, इसमें 2 यूनिट्स हो गई, इसमें स्टोव की 4 यूनिट हो गई, इसमें 6 यूनिट हो गई बर्नर की। लेकिन जो काम ये करेगा वही काम ये भी कर सकता है, जो काम ये करेगा वही काम ये। अंतर क्या है? अंतर ये है कि पहले एक ही काम होता था, अब 4 काम एक साथ में होगा, अब 4 काम एक साथ में होगा। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल। हम इतना सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपके दिमाग में कोई भी कॉन्सेप्चुअल एरर ना हो। जैसे कंप्यूटर में एरर हो जाता है, वैसे अगर आपके दिमाग में एरर हो गया तो आप पेपर में भी वो एरर आएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे क्वेश्चन को करने में। तो देखिए, अब स्टोव समझ गए। चलिए अब हम आते हैं, जैसे देखिए पहले स्टार्ट में जब कंप्यूटर सीपीयू बने तो उसमें ऐसे होता था, एक सीपीयू हो गया, ठीक है, एक स्टोव हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल। फिर कुछ दिन बाद ऐसे 2 स्टोव वाला सीपीयू बना दिया गया, मतलब है तो सीपीयू लेकिन उसमें 2 स्टोव लगा दिए गए, मतलब पूरा फंक्शनल 2, ये भी काम कर सकता है एक काम। पहले एक काम कंप्यूटर करता था, अब एक काम 2 काम साथ में करेगा। अब ये भी तो क्या है, हैं तो दोनों, समझिए जैसे ये दोनों, समझिए यहाँ पे 2 स्टोव हो गए, लेकिन स्टोव तो इसको एक ही बोला जा रहा है, बस इसमें बर्नर 2 हो गया। ठीक है, अब इसको हम 2 स्टोव नहीं बोलेंगे एक ही स्टोव, बस बर्नर 2 हो गया। लेकिन काम तो जो सिंगल स्टोव कर रहा था वही सिंगल स्टोव यहाँ पे भी कर रहा है, वही सिंगल स्टोव यहाँ पे भी कर रहा है, लेकिन है ये एक ही स्टोव, बस इसमें 2 बर्नर लगे हुए हैं। लेकिन अगर एक को हटा दिया जाए तो दूसरा पूरा काम वही करेगा। ठीक है, तो वही सीपीयू पहले आ गया, फिर 2 सीपीयू एक साथ जोड़ दिया गया, तो ये है एक ही सीपीयू। लेकिन अब इसको बोला गया कि ये पहला कोर है, ये दूसरा कोर है, मतलब ये 2 कोर का, जैसे ये 2 स्टोव का ये 2 स्टोव का गैस चूल्हा हो गया, वैसे ही ये 2 कोर का सीपीयू हो गया, मतलब 2 कोर, एक कोर जो पूरा काम कर लेगा 2 काम। तो मतलब 2 सीपीयू को अगर जोड़ दिया जाए, मतलब एक समझाने की भाषा का बात बता रहे हैं, तो ये 2 कोर हो गया। फिर बाद में हम देखें कि बहुत जो प्रभावशाली कंप्यूटर बनाए गए उसमें 4 कोर वाले सीपीयू आ गए। अब ये 4 काम साथ में करेगा। ठीक है, 4 कोर वाले सीपीयू, अब 6 कोर वाले सीपीयू आ गए, 7 कोर वाले सीपीयू आ गए, 8 कोर वाले सीपीयू आ गए। ठीक है, जैसे यहाँ स्टोव चूल्हे की संख्या बढ़ रही है, वैसे यहाँ कोर की संख्या बढ़ रही है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, अब आप समझ जाओगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूल
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मूल संगणना इकाई को क्या कहते हैं, मतलब जहाँ पे गणनाएं चलती हैं तो उस इकाई को बोला जाता है कोर। उसको क्या बोला जाता है, कोर। मतलब देखिए प्रोसेसर अलग चीज़ है, ठीक है, रैम रोम तो अलग चीज़ है, लेकिन अब कोर में क्या होता है कि इस जैसे सीपीयू है ना, सीपीयू है तो सीपीयू के मान लीजिए तीन चीज़ मेन है आपका। ये हो गया सीयू हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, एलयू हो गया, और मेमोरी यूनिट हो गया, ठीक है। अब हर कोर में, इस कोर में भी ये तीनों यूनिट्स होंगी, इस कोर में भी ये तीनों यूनिट्स होंगी। तो ये जो फंक्शनल यूनिट है, अब एलयू फंक्शनल यूनिट नहीं है, जब तीनों मिलेंगी तब ये सीपीयू फंक्शन करता है, ठीक है, तब ये फंक्शन करता है। तो ये जो फंक्शंस हैं ये पहले पहले एक ही सीपीयू था तो इसमें ये पूरी फंक्शनल यूनिट्स विद्यमान थी। अब दो कोर का मतलब है कि इसमें पूरी फंक्शनल यूनिट सिंगल कोर में भी है, सिंगल कोर में भी, ये अपने आप पूरी काम करने में सक्षम है। तो ये पूरा काम करेगा, फिर ये पूरा काम करेगा, दो काम ये साथ में कर सकते हैं। तो जो फंक्शनल यूनिट होती है सीपीयू के, वो कोर बोलते हैं। और जितने कोर जितने ज़्यादा होंगे सीपीयू में, वो सीपीयू उतना प्रभावशाली होगा। क्यों होगा, चार कोर हैं तो चार काम साथ में कर लेगा, पांच कोर है, क्वाड कोर है, तो वो उतने ज़्यादा काम कर लेंगे साथ में, ठीक है। जितने ज़्यादा कोर उतने ज़्यादा काम। तो अगर आपसे कभी पूछे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मूल संगणना इकाई को क्या कहते हैं, तो इसको बोला जाता है कोर। कोर क्या है, हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, ठीक है। तो कोर में सारी चीज़ें होती हैं। एक कोर मतलब अब वो सोचिए समझिए, वो पूरा पूरा का पूरा सीपीयू ही है आपका। एक कोर मतलब एक पूरा का पूरा सीपीयू। दो कोर का मतलब दो सीपीयू को साथ में जोड़ दिया गया, समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपका ये हो गया 52वां क्वेश्चन। बाकी जो बीच में हमने क्वेश्चन छोड़े हैं बाइनरी वाले, आपके नंबर सिस्टम वाले, उसको हम कल की क्लास में देखेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको हम कवर करेंगे। आगे क्या है कि जब क्वेश्चन है कि जब रेडी अवस्था में होता है तो इसका क्या अर्थ है। व्हेन आप प्रोसेस, जैसे आप जब कंप्यूटर किसी को प्रोसेस कोई काम कर रहे हो और जब उसमें रेडी लिख के आ जाता है, रेडी, तो उसका क्या मतलब होता है। तो जब रेडी लिख के आ जाए उसका मतलब ये होता है, बताते हैं हम आपको। जैसे जब रेडी, इसमें इसका ये मतलब है, रेडी लिखने का क्या मतलब है। तो रेडी लिखने का ये मतलब होता है कि जो प्रोसेस आप करना शुरू कर रहे हो, इस सारा काम अब इसका तैयार हो गया है। जैसे देखिए, आप किचन में गए, आपको बोला गया कि खाना बनाना है, आपको खाना बनाना है, क्या बनाना है, दाल बनाना है। खाने में दाल बनानी है, क्या बनानी है, दाल, ठीक है। आप गए किचन में। अब आप रेडी कब हो जाओगे, जब आप दाल बनाने के लिए सारा सामान ढूंढ लोगे, सारा सामान ढूंढ लोगे। जो जैसे आपको दाल चाहिए, मसाले चाहिए, ऑयल चाहिए, जीरा चाहिए, उदाहरण के लिए बता रहे हैं, पानी चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें अब आप कर ली हो, तो आप क्या बोलोगे, अब आप रेडी हो, रेडी हो, ठीक है। अब आप क्या हो, रेडी हो, किसके लिए, काम शुरू करने के लिए। काम आप सब कब शुरू करेंगे, मान लीजिए किचन में कोई और है और वो गैस चूल्हे का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप बोलोगे कि हम एकदम रेडी हैं, बस हमें ये चूल्हा जैसे ही गैस खाली होगी हम तुरंत दाल बना देंगे। तो ये होती है रेडी की अवस्था। आप सारा सामान ले करके प्रोसेसिंग करने के ये है, ये प्रोसेसिंग करेगा कहाँ पे, ये आप दाल यहाँ पे बनाओगे। सारा सामान आप लेके रेडी हो, तो इसको बोलाता है कि हम रेडी हैं, बस आपका ये गैस चूल्हा खाली हो जाए तुरंत हम बना देंगे। तो ऐसे ही कंप्यूटर में जब आप कोई काम करने चलते हो, जब वो सारा काम पूरा रेडी होता है लेकिन सीपीयू खाली नहीं होता है, सीपीयू खाली नहीं होता है, तो वो बोलता है कि हम रेडी हैं, बस जैसे ही सीपीयू खाली होगा हम ये काम कंप्लीट करके आपको दे देंगे। तो ये होती है रेडी की अवस्था। रेडी का मतलब ये होता है। तो अब ऑप्शन पढ़ेंगे कि पहला ऑप्शन है कि प्रक्रिया निष्पादित होने के लिए रेडी है लेकिन सीपीयू आवंटित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है प्रक्रिया वर्तमान में सीपीयू पर निष्पादित हो रही है। तीसरा ऑप्शन है प्रक्रिया ने निष्पादन पूरा कर लिया और समाप्त हो गई है। चौथा ऑप्शन है प्रक्रिया किसी बाहरी घटना की प्रतीक्षा कर रही है। तो हमने बताया कि क्या होता है कि आप सारा सब कुछ रेडी कर लिए हो, बस सीपीयू आपका चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब सीपीयू का आप इस्तेमाल रुके हो कि सीपीयू मिल जाए। प्रक्रिया सारी है, देखिए द प्रोसेस इज रेडी टू एग्जीक्यूट, मतलब सारी चीज़ें आपने दाल बनाने के लिए ढूंढ ली है, बस चाहिए क्या, चूल्हा चाहिए। चूल्हा भी नहीं खाली है, वेट कर रहे हो, चूल्हा खाली होते ही दाल बन जाएगी। तो वही है इसका आंसर कि प्रक्रिया निष्पादित होने के लिए तो रेडी है लेकिन सीपीयू नहीं खाली है, अभी सीपीयू अभी नहीं आवंटित हुआ है। जैसे सीपीयू मिल जाएगा काम कर लेंगे। तो इसका आंसर ये होगा पहला। दूसरे में क्या लिखा है, प्रक्रिया वर्तमान में सीपीयू पर निष्पादित हो रही है, नहीं निष्पादित हो रही है तो रेडी नहीं आएगा। निष्पादित तो हो ही रही है, फिर तो आवंटन हो ही चुका है। फिर जब दाल आप बनाना शुरू कर दी हो तो रेडी उसके पहले वाला प्रोसेस है। जब तक आपने शुरू नहीं की है, सारी चीज़ें आपने इकट्ठा कर ली हैं, तैयार हो कि बस जैसे ही चूल्हा खाली होगा वैसे ही बना लेंगे। प्रक्रिया ने निष्पादन पूरा कर लिया, ये तो कंप्लीटेड हो गई है, तो इसमें कंप्लीटेड लिख के आएगा। द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन एक्सटर्नल इवेंट, मतलब किसी बाहरी घटना का प्रतीक्षा कर रहा है, ये भी नहीं होगा, खत्म। अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का कि मेमोरी डेटा रजिस्टर एमडीआर क्या रखता है। पहले तो मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या है आप ये जानिए। मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या है। मेमोरी डेटा रजिस्टर होता क्या है पता है, जैसे आप जब जाते हो, कौन सा उदाहरण दें इसके लिए बेहतरीन, चलिए इसको हम समझाते हैं यहाँ पे।
MDR क्या है? मेमोरी डेटा रजिस्टर। देखिए इसको अभी भूल जाइए। अब याद आप सोचिए कि आप कहीं गए हैं लाइब्रेरी में। ये क्या है? लाइब्रेरी। यहाँ पे बुक सेल्फ लगे हुए हैं, बुक सेल्फ लगे हुए हैं। बुक सेल्फ क्या कर रहे हैं? ये स्टोर कर रहे हैं। किसको स्टोर कर रहे हैं? बुक्स को। यहाँ पे बुक्स जो हैं सुरक्षित रखी हुई हैं। ये लाइब्रेरी में आपकी सीट है, ये टेबल है, ये आपकी चेयर है, इस पर आप बैठ के पढ़ाई करते हो। अब आपको हिस्ट्री की बुक पढ़नी है। आप यहाँ से आओगे, यहाँ से बुक उठाओगे, बुक ले जाके यहाँ पे रखोगे टेबल पे। उसके बाद आप क्या करोगे? पढ़ना शुरू करोगे। उसके बाद क्या करोगे? आप पढ़ना शुरू करोगे। सेम प्रक्रिया। पढ़ लिए तो फिर आप बुक समेटोगे, ठीक है, फिर यहाँ से उठोगे, यहाँ पे लाके रखोगे, ठीक है, फिर आप जाके अपनी सीट पे बैठोगे। ये प्रक्रिया होती है। तो उसी प्रकार MDR क्या होता है? MDR होता है आपका मेमोरी डेटा रजिस्टर। ये क्या करता है? ये आपकी स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। ये आपका जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है वो है, मतलब कि ये आपकी रैम है, ठीक है, जहाँ पे डेटा आपका स्टोर हो रहा है। ये आपका CPU है, ये आपका CPU है। अब CPU को यहाँ से कुछ डेटा यहाँ भेजना है, या फिर यहाँ से कुछ डेटा लेना है। यहाँ पे कुछ डेटा भेजना है या फिर कुछ डेटा यहाँ पे लेना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेटा को राइट करना है कि भैया ये चीज़ें लिखो। तो होता है क्या है कि वो सीधे रैम पे नहीं जाता है। वो डेटा पहले बीच में होती है आपकी MDR में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो डेटा सेव होगा इस CPU का, फिर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा रैम में, यहाँ पे सुरक्षित हो जाएगा, यहाँ पे सुरक्षित हो जाएगा। तो रैम और CPU के बीच में, जो CPU के बीच में डेटा यहाँ पे राइट होता है उसको बोला जाता है MDR, मेमोरी डेटा रजिस्टर, ठीक है। कौन सी मेमोरी जा रही है CPU में, उस डेटा को कौन रजिस्टर करता है? मतलब एक बीच का रजिस्टर है। जैसे मान लीजिए हमने भेजा कि ये रैम में राइट हो जाए, रैम में लिख उठे, तो MDR क्या करेगा? पहले वो सीधे चीज़ें, वो डेटा आपके यहाँ पे नहीं जाएगा, वो यहाँ पे आएगा, ये एंट्री देगा कि हाँ भैया आप जा सकते हो, तब ये अंदर प्रवेश करेगा रैम में। तो MDR क्या है, आप समझ गए कि CPU में जो है पहले डेटा को MDR में रखा जाता है, फिर वहाँ पे जाके वो सेव होता है। जैसे आपकी लाइब्रेरी में आपका टेबल था, बुक आप लाते थे, सीधा पढ़ना नहीं शुरू करते थे, ला के आप रख दिए, फिर आप टेबल पे बैठे, उसके बाद पढ़ना शुरू किए, तो ठीक है। उसी के बीच की एक प्रक्रिया, यानी कि CPU से सीधे यहाँ से समझिए कि CPU में सीधे रैम में डेटा नहीं जाता, पहले वो MDR में जाता है, MDR में रजिस्टर्ड होता है, फिर वो रैम में ट्रांसफ़र होता है, फिर वो वहाँ पर रखा जाता है। प्रश्न पे आते हैं। लिखा कि मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या रखता है? CPU की वर्तमान स्थिति दर्शाता है, आप कहोगे नहीं। वर्तमान निर्देश का पता बताता है, आप कहोगे नहीं। निष्पादित करने के लिए अगला निर्देश देता है, नहीं। मेमोरी में संग्रहित या पुनर्प्राप्त किया जा रहा मान, हम बता रहे हैं ना कि जो डेटा मेमोरी में सुरक्षित हो रहा है, संग्रहित या पुनर्प्राप्त, या फिर जो डेटा CPU ले रहा है, मतलब ये मेमोरी है आपकी, रैम है, यहाँ पे CPU है, तो CPU जो डेटा यहाँ पे रखेगा या जो डेटा यहाँ से लेगा, बीच में वो पहले MDR में जाएगा, वही है आपका मेमोरी डेटा रजिस्टर, जहाँ पे ये बीच में जाता है। तो मेमोरी में संग्रहित या पुनर्प्राप्त किया जा रहा मान, ठीक है, वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? जो कि CPU में जा रही है, या CPU के पहले CPU ले रहा है, या फिर रैम में जा रही है, तो बीच में वो जो डेटा होता है जहाँ पे रखा जाता है वो होता है आपका मेमोरी डेटा रजिस्टर, ठीक है। चीज़ें हो गई। आज की क्लास में बस इतना ही प्रश्न। क्लास देखिए लगभग 50 मिनट की हो चुकी है, और हमने बोला 50 मिनट में आपको बहुत सारे प्रश्नों को करवाया जाएगा। मतलब हमारे हिसाब से 20-25 प्रश्नों को हम किए हैं। कहाँ से प्रश्न हमारा शुरू हुआ था? कल हमने प्रश्न 21 किया था, 21 में ही 2-3 प्रश्न हमने छोड़ दिए थे जो कि मेमोरी वाले थे। सारे प्रश्नों को आज कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ गया। 54 में आप बोलेंगे कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन स्किप कर दिए, तो हाँ, हमने स्किप किए हैं, जो कि हमारे नंबर सिस्टम से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? नंबर सिस्टम से। तो अगली क्लास आप मत मिस करिएगा। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम का हम बेसिक देख लिए कि बाइनरी होती है, एक बार रिविजन करवा दें। बाइनरी होगी आपका, डेसिमल हो गया आपका, उसके बाद ऑक्टेल हो गया आपका, और हेक्साडेसिमल हो गया। ये आपका इतना क्या होता है नंबर सिस्टम में, इतने सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल हो गया। अब बाइनरी का बेस हमने बताया था, सबका बेस बता दिए, सबकी संख्याएं बता दी हैं। अगली क्लास में हम किस बात की चर्चा करेंगे? अगली बात में हम चर्चा करेंगे बाइनरी को कैसे। देखिए क्वेश्चन आपके यहाँ 2 आते हैं। पहला आता है कन्वर्जन का। कन्वर्जन में कौन सा आता है कि बाइनरी को कैसे डेसिमल में परिवर्तित करें। पहला क्वेश्चन क्या आता है कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे परिवर्तित करें। दूसरा क्वेश्चन आता है कि डेसिमल को जो है बाइनरी में कैसे परिवर्तित करें। तो कन्वर्जन का यही 2 क्वेश्चन आता है। तो कल की क्लास में हम सीखेंगे बाइनरी को डेसिमल में बदलना और डेसिमल को बाइनरी में बदलना। पहली चीज़ ये समझेंगे। दूसरी चीज़ समझेंगे पहचान करना। पहचान करना कि आपको क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन आता है कि ऐसे नंबर लिख देगा, बोलेगा कि ये किस नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपका जो उसका आंसर हरदम 2 होता है। 2 का मतलब या तो वो बाइनरी का पूछेगा, तो डेसिमल का पूछेगा, सॉरी बाइनरी का पूछेगा तो हेक्सा का पूछेगा। बाकी ये जो बीच में डेसिमल ऑक्टल नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? उसका रीज़न है क्योंकि बाइनरी और हेक्साडेसिमल ही
सामने से देखने के बाद प्रतीत हो जाते हैं कि ये अलग है कि नहीं। जैसे बाइनरी होगा तो केवल 0 1 0 1 1 1 0, मतलब 0 और 1 का यूज करके लिखा जाएगा। तो जहाँ पे भी 0 1 देखिए वो बाइनरी। उसी प्रकार हेक्साडेसिमल की पहचान करेंगे हम कैसे होती है वो भी हम आपको बताएंगे। तीसरी चीज़ कल हम क्या देखेंगे, आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है बाइनरी को जोड़ना, बाइनरी को घटाना। तो बाइनरी का जोड़ घटाना भी कल हम पढ़ेंगे। इतनी चीज़ों की चर्चा कल के क्लास में करेंगे और इतनी चीज़ों से क्वेश्चन आता है आपके पेपर में नंबर सिस्टम में, और हम पढ़ेंगे उतनी चीज़ें इतना कि पेपर में क्वेश्चन आती हैं। बाकी बताइएगा आज की क्लास कैसे लगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे दे दिया जाएगा, जिसका कि लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से देख लीजिए। पीडीएफ अभी हम आधे घंटे 10 मिनट में जो है क्लास अपलोड होने के बाद आपको दे देंगे, आज की क्लास और कल की क्लास का पीडीएफ। और हाँ, यही स्लाइड्स देंगे, हम कोई प्रिंटेबल फॉर्मेट में नोट्स नहीं दे पाएंगे इस चीज़ का, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर है, तो इसको आप प्रिंटेबल क्या ही करेंगे करवा के, ठीक है। तो इसको फटाक से आप जाइएगा, हम दे देंगे, वहाँ से रिवीजन कर लिया करिएगा। बाकी आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिव्यू दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी, कोई भी आपको सुझाव देना हो तो अवश्य दीजिएगा।